माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आ रहे हैं, निरंतर आगे करते हुए जाएंगे। दोस्तों, आज इसी क्रम में मैं आपके सम्मुख जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी करंट अफेयर से रिलेटेड, आज इसी का ये छठी श्रृंखला है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, आज की श्रृंखला में मैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बात करूंगा, जो वर्तमान समय में जो परियोजनाएं चल रही हैं उनके संबंध में, या कहें सरकार द्वारा जो चीज़ों को किया जा रहा है उन पे हम प्रकाश डालेंगे। अमृत महोत्सव ये क्या है, इसके ऊपर प्रकाश डालते। अमृत महोत्सव के ये 5 स्तंभ हैं, हमने इसे 5 स्तंभों में से विभाजित किया गया। 5 तरीके से हमने अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और संपूर्ण भारत इसे मना रहा है। अब ये क्या है, इसके अंदर प्रकाश डालते हैं। ये जो पहला, इसके अंदर जो हमने 5 स्तंभों में विभाजित किया है, पहला क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत हमने इसको आज़ादी का उत्सव के रूप में भी से हम मना रहे हैं। देखिए, दूसरा है जो 75 वर्ष पर विचार, हमारे जो देश को आज़ाद हुए जो 75 साल हो चुके हैं उस पर ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम की बात करें या स्वतंत्रता की जो 75 वर्ष की गांठ पर हम इसे आयोजित कर रहे हैं, या इसको स्वतंत्र खुशी उल्लास के साथ मना रहे हैं, या कहें 75 वर्ष पूरे होने पर हम इस पर विचार कर रहे हैं। और या तीसरे की बात करें तो 75 वर्ष पर स्वतंत्र पर यह संकल्प, हमने क्या संकल्प लिया और किस दिशा को हमारा देश बढ़ रहा है, इन चीज़ों पर संकल्प चीज़ इत्यादि लेंगे। अब चौथा है 75 वर्ष पर उपलब्धियां। हमने आज़ादी के जो 75 वर्ष आज कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके अंतर्गत हमने देश को कहां से कहां तक ले गए और क्या उपलब्धि हमारी ये 75 सालों में रही, इसके उपलक्ष्य में हम चर्चा इत्यादि ये करेंगे। आप बात करते हैं 75 वर्ष पर कदम। हमने जो 75 वर्ष कंप्लीट हो गया, अब उसके आगे हमने किस प्रकार से कदम रखे हैं, इन सभी मुद्दों पर हमने अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। अब देखते हैं। देखिए, देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए मार्च 2021 में गुजरात के साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आज़ादी का ये अमृत उत्सव की शुरुआत की गई। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके अंदर ये पूछा जाएगा जो आज़ादी का जो अमृत उत्सव मनाया जा रहा है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस तिथि से, ये किस वर्ष से ये प्रारंभ हुआ। दोस्तों, यदि मैं बात करूँ, मार्च 2021 से गुजरात से इसका प्रारंभ हुआ, और गुजरात से किस स्थान से हुआ, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा तो आपको ये बताना होगा। साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद से ये आज़ादी का अमृत उत्सव की शुरुआत हुई। अगर मैं बात करूँ ये महोत्सव कब तक चलेगा, तो ये आज़ादी का जो अमृत उत्सव है ये उत्सव आपके 2023 तक ये चलेगा। क्वेश्चन क्या बनता है, इस प्रकार से बनेगा, ये अमृत महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ, मार्च 2021 से ये प्रारंभ हुआ, और ये कब तक चलेगा, ये जो समारोह चलेगा 2023 तक ये चलेगा। अब केन वेतवा लिंक क्या है, इसके अंदर हम जानेंगे। तो इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके में सम्मिलित किया गया है। देखिए, इसमें जो शामिल किए हुए राज्यों की यदि हम बात करें केन वेत्ता लिंक के अंतर्गत, तो ये है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 2 राज्यों को इसके अंतर्गत लिया गया है। अब बुंदेलखंड के क्षेत्र, इन जिलों को मिलाया जाएगा। इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत मिलाया जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य। देखिए, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, और इसके अंतर्गत जो 8.11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जो एमपी में होती है, उसके अंदर इसका विभाजन या कहें इसका इन जिलों को मिलाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की यदि बात करें, ललितपुर, झांसी, ये वादा और महोबा के अंतर्गत जो ये है, यहाँ पर आपको 2,51,000 हेक्टेयर की भूमि में सिंचाई ये उत्तर प्रदेश द्वारा इसमें की जाएगी, ऐसा ये लक्ष्य रखा गया है। अगर हम बात करें, जो 221 किलोमीटर लंबी नहर से केन का पानी वेतवा तक ये पहुँचाया जाएगा। इसका जो मेन उद्देश्य है, जो केन वेत्ता लिंक क्या है, इसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि मैं बात करूँ, जो सिंचाई होती है उनको इस नहर के माध्यम से पानी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूँ, इसके अंतर्गत आपको 2,51,000 हेक्टेयर के अंतर्गत ये सिंचाई। अगर मैं मध्य प्रदेश की यदि बारे में बात करूँ, तो वहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर 8.11 लाख हेक्टेयर भूमि की ये सिंचाई की जाएगी एमपी में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, जो ये नहर है 221 किलोमीटर लंबी नहर से केन का पानी तवा तक ये पहुंचाया जाएगा। किस प्रकार से पहुंचाया जाएगा, मैंने यहाँ पर एक
नक्शा भी बनाए रखा है। ये देखिए जो हमारा ये भूभाग है, जो ये यमुना नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, यहाँ से उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र लगता है। ये देखिए कुछ ज़िले हैं, जो ज़िलों को मिलाते हुए ये नहर बनाई जाएगी। जो ये नहर रहेगी 221 किलोमीटर की ये रहेगी। अब देखिए जो इस प्रकार से इस नहर का उद्गम या कहें इसको बनाया जाएगा, जो यमुना प्लस बेतवा ये नहर है जो इसके अंतर्गत ये दो, यहाँ पर एक तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब ये जो बेतवा का जो पानी है, ये पानी 221 किलोमीटर लंबी ये नहर बनाई जाएगी, जो मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश को ये सिंचाई करेगी। ठीक है, बात करते हैं अगले बिंदु की। तो अगला बिंदु जो है वैक्सीन मैत्रिक क्या है। वैक्सीन मैत्रिक कभी क्वेश्चन आ जाता है, वैक्सीन मैत्रिक है क्या, तो इसका लॉन्च कब किया गया। जो वैक्सीन मैत्रिक का जो लॉन्च किया गया, ये 20 जनवरी 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। अब ये क्या है, आइए आगे देखते हैं। इसके तहत भारत अपने जो पड़ोसी देश हैं, जिसे मेड इन इंडिया कोविड-19 के टीकों की आपूर्ति ये कर रहा है। ठीक है, अब मैत्रिक वैक्सीन से स्पष्ट हो रहा है कि जो वैक्सीन है, जो मित्र राष्ट्र हैं, जो मित्र देश हैं, उनको ये प्रोवाइड की जा रही है भारत के द्वारा। जो मेड इन इंडिया जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है, जो कोविड-19 के तहत जो टीके की जो आपूर्ति की जाएगी इसके साथ। और नेबरहुड फास्ट पॉलिसी के तहत इसके अंतर्गत कौन कौन से देशों को सम्मिलित किया गया है, देखते हैं। भूटान, मालदीव टीके प्राप्त करने वाले ये देश थे। ठीक है, इसके तहत क्या है, इसके तहत भारत अपने 9 पड़ोसी देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अब भारत ने जो अपने पड़ोसी देश हैं, जो 9 पड़ोसी देश हैं, उनको ये कोविड-19 के टीकों की ये आपूर्ति वैक्सीन ये कराएगा, जो कि भारत में स्वदेशी ये वैक्सीन है, जो भारत में निर्मित है, मेड इन इंडिया। अब बात करते हैं आगे वन्यजीव संरक्षण के लिए किए गए प्रयास। देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है। देखिए दुनिया भर में पाई जाने वाली एशियाई हाथियों की जो संख्या है वो 60% भारत में पाई जाती है। देखिए इसीलिए इसे एलिफेंट प्रोजेक्ट के रूप में 1992 में भारत में इसको प्रारंभ किया गया था। और गिद्ध संरक्षण का कार्य की योजना की यदि हम बात करें, ये 2020 से 25 तक ये योजना चलेगी, जिसके अंदर गिद्धों का संरक्षण किया जाएगा और गिद्धों का जो प्रजनन दल है उसमें वृद्धि और उनको संरक्षण करने का ये उद्देश्य किया गया है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे वन्य जीव संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बात करें। एक तो प्रोजेक्ट एलिफेंट है जो 1992 में चला, जिसमें दुनिया भर के जो हाथियों की जो संख्या है वो भारत में ज़्यादा पाई जाती है। और गिद्धों का संरक्षण 2020 से 2025 तक इसके अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें गिद्धों का प्रजनन कराया जाएगा और उनको संरक्षण किया जाएगा, उनके जो संख्या में वृद्धि की जाएगी। अब बात करें राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना क्या है। देखिए जो ये योजनाएं चलती हैं, ऐसे दुर्लभ जीवों को बचाने की ये कोशिश होती है जिनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। तो राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना जो प्रारंभ हुई थी 2021 जनवरी से प्रारंभ हुई थी। भारत में जो समुद्री कछुओं को इसके अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होगा, इनको बचाया जाएगा। अब बात करते हैं अगला जो चौथे नंबर का जो पॉइंट है, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ। अब जो प्रोजेक्ट हिम तेंदुए की जो शुरुआत, कभी क्वेश्चन आता रहता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई, 2013 से इसकी शुरुआत हुई। इसकी ये योजना क्या है, इसके अंतर्गत देखते हैं मोटा मोटा। इस योजना के तहत भारत में हिम तेंदुए और इसके निवास स्थानों को संरक्षण प्रदान करना है। अब देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिम तेंदुए का अर्थ है जो बर्फ़ में रहने वाला जो तेंदुआ होता है उसको संरक्षण करने की यहाँ पर पहल शुरू की गई थी 2013 से। इसमें क्या है, जो मानव द्वारा जो हिमालयों पर या कहें ऊंची ऊंची जो बर्फीली चोटियों में दखल अंदाजी प्रारंभ हो चुकी है और जिसके कारण से इनका आवास में गिरावट आ रही है या कहीं इनके प्रजनन में गिरावट आ रही है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी और हिम तेंदुए को बचाने का ये कार्य किया गया था और इसके संरक्षण को भी बचाने का कार्य किया गया था। अब बात करते हैं 5वें नंबर का जो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ये क्या है, अब इसके अंतर्गत डॉल्फिन की बात हो रही है। नदी और समुद्रों में जो डॉल्फिन की प्रजातियों को बचाने के लिए 2020 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। अब देखिए आप लोगों को मैंने इसे स्पष्ट कर दिया था, जो ये प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, इसका मेन उद्देश्य होता है जो जीव है उनको संरक्षित किया जाना, जिनकी संख्या
दिन पर दिन गिरावट आ रही, जिनकी संख्या पर या कहें वो विलुप्ति के कगार पर हैं। तो ऐसे जीवों को यहाँ पर बचाने की कवायद शुरू की गई है। तो इस कवायद के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि ये नदियों और समुद्रों में जो डॉल्फिन की प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनको बचाने के लिए 2020 से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। आपको पता है कि गंगा में मीठी जो झीलों में या कहें मीठे पानी में जो पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है ये इंडिया में पाई जाती हैं। इनको बचाने की कवायद शुरू हो गई है। अब बात करते हैं 6 नंबर के इंडियन राइनो विजन 2020 कार्यक्रम। अब राइनो क्या है, आपको गैंडे की यदि हम बात करें तो इसको बचाने की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 2020 में इसकी शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य देशों में गैंडों की वर्तमान प्रजाति को संरक्षित करना है। देखिए आप लोगों को स्पष्ट होगा कि जिस प्रकार से हमारे जो जीव जंतु या पशुओं की जो वृद्धि में कमी हो रही है या कहें ये विलुप्ति के कगार में है, ऐसे जीवों को संरक्षित करने के लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट या इस प्रकार के योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना अत्यंत आवश्यक तो होता है, क्योंकि इन जीवों को बचाना प्राथमिकता रही है हर देश की। अब बात करते हैं अगले बिंदु की, तो उसके अंतर्गत कैच द रैन अभियान क्या है। अब कैच द रैन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई। इसकी जो शुरुआती की बात करूँ इस अभियान की तो 22 मार्च से 30 नवंबर 2021 तक ये अभियान चला और यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय के तहत 8 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसकी जो भीम इसकी जो थी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये क्या है, इसके अंदर हम बात करें ये लागू कब हुई 1 दिसंबर 2018 से औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की गई थी और 24 फरवरी 2019 तक ये इसका कार्य प्रारंभ किया गया था। इसको पूर्ण रूप से औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। अब बात करें इस योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 1,35,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की धनराशि हस्तांतरण कर दी गई। देखिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसके अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों के खातों में अब तक के 1,35,000 रुपये की जो धनराशि है वह हस्तांतरण कर दी गई है। और इस योजना के तहत जो पात्र है वो लाभार्थी जो किसानों को इसके अंतर्गत 8,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। हर 4 महीने में ये किस्त इनको 3 किस्तों के रूप में इनको दी जाएगी। ये बहुत बड़ी राहत है एक तरफ से इस योजना के लागू होने से। अब बात करते हैं युवा योजना क्या है। अब युवा योजना भी ये प्रारंभ हुई थी 30 साल से कम उम्र के लेखकों के लिए यह योजना थी। जो युवा योजना थी इस योजना का जो मेन उद्देश्य जो लेखकों को संरक्षण प्रदान करना या कहें लेखकों की इसके अंतर्गत जो 30 साल से कम उम्र के जो लेखक हैं उनको इस योजना के तहत जोड़ा गया था। इसका जो उद्देश्य था भारतीय संस्कृति विरासत का ज्ञान को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। अब युवा योजना क्यों इसको नाम पड़ा, जो 30 साल से जो कम लेखक हैं या साहित्यकार हैं उनको संरक्षण करने के लिए इसके अंतर्गत इनको बढ़ावा देने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा इनके माध्यम से दिया जाएगा, इसलिए युवा योजना का प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये योजना। अब देखिए 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण के लिए यह अभियान की शुरुआत की गई थी। यह अभियान दिल्ली सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए कभी क्वेश्चन आएगा जहां वोट वहां टीका अभियान क्या है। इसका मेन उद्देश्य लोगों को कोरोना के टीके लगवाना और समाज को इस प्रकोप से मुक्त कराना बहुत महत्वपूर्ण ये उद्देश्य है केंद्र से या कहीं दिल्ली सरकार का रहा, जिसके अंदर 45 साल से ऊपर के लोगों को यह टीके लगाया जाएगा। जहां वोट वहां टीका, इसका मतलब क्या है, जहां पर जो वोट देने वाला यूथ है या लोग हैं वहीं पर इनको टीका लगा दिया जाएगा। अब यूएन टैब योजना क्या है। यून टैब योजना लद्दाख में इसकी शुरुआत की। इसके तहत छात्रों को टैबलेट वितरण किए जाएंगे। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा। आहार क्रांति मिशन ये क्या है। पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। कभी क्वेश्चन ये बनता है पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने की शुरुआत किस मिशन द्वारा की गई थी, किस योजना द्वारा की गई थी, तो वो योजना का नाम है आपका आहार मिशन योजना है। और संकल्प से सिद्धि अभियान क्या है इसको जानते हैं। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है,
अब बात करते हैं इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वन धन विकास केंद्र को ये इस योजना से आप सभी लोग परिचित होंगे। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना क्या है? इस योजना को 2021 और 22 से शुरू होने वाली अगले 4 वर्षों के लिए इसको निर्धारित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या चीज़ों का देखने को मिला, देखिए इसका जो अनुमोदन किया गया था 1 अप्रैल 2021 से इसका अनुमोदन हुआ और केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 945 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान रखा है और जिसे अगले 4 रूपों में पूरे भारत में जो पात्र हैं उनको माध्यम से योग्य जो स्टार्टअप को जो बीच में वित्त पोषी प्रदान करने के लिए इसका विकास या कहे इसका प्रचार किया जाएगा। ठीक है, अब क्या है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना क्या है? जम्मू कश्मीर में लागू ये योजना रहेगी। गरीबी परिवारों की महंगाई लड़कियों की शिक्षा के समर्थन ये करती है। ठीक है, जो ये सुपर 75 छात्रवृत्ति किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। इसमें गरीब परिवारों की मेधावी लड़कियों को शिक्षा का समर्थन करेगी इस छात्रवृत्ति के माध्यम से। अब बात करते हैं अगली योजना की, तो ये मुक्त विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना क्या है? दिल्ली सरकार द्वारा इसे लागू किया गया है। इसके तहत दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 छात्रों को 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति यहाँ पर दी जाएगी। बहुत अच्छा ये कदम दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। अब देखिए दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 की क्या ये है, क्या लक्ष्य इसका रखा गया है? ये लक्ष्य इसका है दुर्लभ बीमारियों के उच्च लागत को कम करना, इसका मेन उद्देश्य है। देखिए इसका जो टाइटल है उसी से इसका नाम रखा गया है, दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021, दुर्लभ बीमारियों के उच्च लागत को कम करना। इस नीति को किसने मंजूरी दी? ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको मंजूरी मिली गई। इस नीति के तहत राष्ट्रीय आरोग्य निधि की ये खाता योजना के तहत 20 लाख रुपए इसके अंतर्गत दी जाएंगी, जो वित्तीय सहायता का प्रावधान इसके अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बात करें श्रम शक्ति पोर्टल का क्या है, जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसे लॉन्च किया और इसका जो मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य की यदि बात करें प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों को सुचारू रूप से या कहें निर्माण में सरकार की इसमें मदद या भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, अब अगले बिंदु की यदि बात करें तो वो अगला बिंदु इस प्रकार से है, स्क्रैप नीति योजना के तहत निजी वाहनों की एक्सपायरी कितनी वर्षों में हो जाएगी, ये इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। 20 वर्षों में इसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी। स्पेक नीति के तहत कमर्शियल वाहनों की एक्सपायरी डेट कितने वर्षों के लिए निर्धारित की गई है? 15 वर्षों के लिए। अब इसी प्रकार से जो स्पेक जो नीति के तहत कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, इसमें 10,000 करोड़ का इसके अंतर्गत निवेश किया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 देशों के कुल कितने जिलों में इसको लागू किया जाएगा, तो इसमें 112 जिले इसके अंतर्गत लिए गए हैं। अब बात करते हैं मिशन पोषण 2.0 अभियान 2 कार्यक्रमों का विलय करके बनाया गया है, जो है आपका पोषण अभियान और अतिरिक्त पोषण कार्यक्रम के तहत इस योजना को निर्मित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0 3.0 के लिए कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज दी गई है? यहाँ पर 2,65,080 करोड़ रुपए यहाँ पर इसकी घोषणा की गई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 3 चरणों को मिलाकर अब तक कितना करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर जारी कर चुका है? 29,87,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट यहाँ पर जारी कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत कितना करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है अभी तक यदि हम बात करें, तो इसमें 6,41,4,180 करोड़ रुपए की यहाँ पर धनराशि जारी की जा चुकी है। अब पिछली बार की अपेक्षा इस बार स्वास्थ्य बजट कितना प्रतिशत अधिक हुआ यदि हम बात करें, तो यहाँ पर 137% ये बजट बढ़ा है, जिसमें 2,23,846 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान रखा गया था और 35 करोड़ रुपए का ये फंड कोरोना वैक्सीन के लिए यहाँ पर जारी किया गया था। आयुष मंत्रालय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 2,970 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट जारी किया गया था। अब जल जीवन मिशन जो शहर
शहरी के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था, ये कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको 2,87,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट जारी कर दिया गया था। ठीक है, अब अगला जो है महत्वपूर्ण, स्वच्छ वायु के तहत कितने करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो यहाँ पर 2,17 करोड़ की धनराशि यहाँ पर जारी की गई थी। अब बात करते पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी 1 जून 2020 को, और पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में कितने शहरों को सम्मिलित किया गया, इसमें 125 शहरों को इसमें सम्मिलित किया गया। पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष तक उपलब्ध रहेगी, ये 2022 तक ये उपलब्ध रहेगी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत कितने लाख लोगों को कवर किया जाएगा, इसके अंतर्गत 50 लाख गृहिणियों और पट्टी वालों को इसके अंतर्गत किया जाएगा, और 10,000 तक का इसमें लोन और 7% ब्याज पर ये दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत कितना करोड़ रुपए का धन आवंटन यहाँ पर हुआ था, 5 करोड़ का धन आवंटन है। प्रधानमंत्री वाणी योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 2020 को ये हुई थी ये। अब बात करते हैं मत्स्य संवाद योजना के तहत मछली उत्पादन का जो लक्ष्य 5 सालों में कितना लाख टन रखा गया है, यहाँ पर 220 लाख टन यहाँ पर ये रखा गया। इसकी जो शुरुआत हुई थी 10 दिसंबर 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कितने राज्यों में इसकी शुरुआत की गई थी, यहाँ पर 21 राज्यों को ये शुरुआत की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन विकास के लिए 10 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा की गई डिजिटल ऐप की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर गोपाल ऐप का यहाँ पर किया गया था, शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो 15 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किस स्वास्थ्य योजना की शुभारंभ किया गया था, या नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो यह 12 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं केंद्र सरकार किस योजना के तहत गाँव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से लोन दिया जा सकता है, ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत इसमें लोन ये दिया जाएगा। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पापा